भाभी ब्याह कर आई तो मुश्किल से 15 बरस की रही होंगी। बड़वार भी तो पूरी ना हुई थी। भैया की सूरत से ऐसे नरसती थी जैसे कसाई से बकरी, मगर साल भर के अंदर ही वो जैसे मुंह बंद कली खिलकर फूल बन गई। आंखों में हिरणों जैसी वहशत दूर होकर गुरूर और शरारत भर गई। भाभी आज़ाद फिजा में पली थी, हिरणियों की तरह कुलाची भरने की आदत आदि थी, मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी। और भैया की भी यही कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी उसे पक्की गृहस्थन न बना दिया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएंगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उसे गृहस्थन बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिसघिसाकर वाकई सबने गृहस्थन बना दिया। 2-3 बच्चों की माँ बनकर भद्दी और ठुस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा और गोंद सटूरे खिलाती, भैया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वो 10-15 पाउंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना संवरना छोड़ दिया। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी, आंखों में मनो काजल और मस्करा देखकर वो चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था, फिर लाल। भाभी ज्यादातर गुलाबी या सुर्खी कपड़े पहनना करती, गुलाबी साड़ी पर सुर्ख ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उनके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेल चुपड़कर बांधे गए थे कि पता ही नहीं चलता कि वो परकटी मेम है। पर अब उसके बाल तो बढ़ गए थे, मगर पै दर पै बच्चे होने की वजह से वो जरा गंजी सी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली धज्जी से बांध लिया करती थी। उसके मियाँ वो मैली कचौली ऐसे ही बड़ी प्यारी लगती, और मैं के ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुण गाते थे। भाभी थी भी बड़ी प्यारी, सुघड़ नक्श, मक्खन जैसी रंगत, सुडौल हाथ पांव, और मगर उससे इस तरह से अपने को ढीला छोड़ दिया था मानो खमीरे के आटे की तरह बह गई थी। उफ, भैया को चैन और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें ये नए फैशन की बदन चिपकी हुई कमीज से बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की शलवारों से तो वैसे जलते थे कि तौबा। खैर भाभी बेचारी तो शलवार कमीज के काबिल रह ही नहीं गई। वो तो ज़्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घुमा करती। कोई जान पहचान वाला आ जाता तो बेतकल्लुफी से अपने नेशनल ड्रेस पहने रहती। कोई औपचारिक मेहमान आता तो अमूनन वो अंदर ही बच्चों से सरमारा करती। जो कभी बाहर जाना पड़ता तो लिथड़ी हुई सी साड़ी लपेट लेती। वो गृहस्थन थी, बहू थी और चहेती थी। उसे बन सवर कर किसी को लुभाने की क्या जरूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गोंडर बनी अधेड़ और फिर बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती जो सुबह उठकर उसे झुककर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती, मगर खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था, हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने गई थी। बावर्ची ने पापड़ तल लाल कर दिए थे, भैया को बादामी पापड़ भाते थे। उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा और वो झट उठकर पापड़ तलने चली गईं। हम लोग मजे से चाय पीते रहे। धार से फुटबॉल आकर एन भैया की प्याली में पड़ी। हम सब उछल पड़े। भैया मारे गुस्से के भन्ना उठे। कौन है पाजी? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बालों पर गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक छलांग में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी गिरफ्त में। ओह, एक चीख गूंजी और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया हो या अंगारा पकड़ लिया हो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़ पड़े। देखा तो मुंडेर की उस तरफ दुबली नागिन सी लड़की सफ़ेद ड्रेन टाइप और नींबू के रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने, बालों में पतली पतली उंगलियां फेर कर खिसियानी हंसी हंस रही थी। फिर हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर कुछ पूछे ये समझकर हंसने लगी कि जरूर कोई हंसने की बात हुई है। मगर उनका ढीला ढाला पेट हंसने से फुदकने लगा, और जब उन्हें मालूम हुआ कि भैया ने शबनम को लड़का समझकर उनके बाल पकड़ लिए तो वो और जोर से कह कहे लगाने लगी। कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबनम ने बताया कि वो उसी दिन अपने चचा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़काने लगी, जो इत्तेफाकन भैया की प्याली पर आ कूदी। शबनम भैया को अपनी तीखी मस्करा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया मंत्रमुग्ध सन्नाटे से उसे ताक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट पर
कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उनका फुदकता हुआ पेट सहम कर रुक गया। हंसी ने उनके होंठों पर लड़खड़ाकर दम तोड़ दिया। उनके हाथ ढीले हो गए, पेट के पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। शबनम फुदक कर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए, मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। शबनम का रंग पिघले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था। उसके बाल स्याह भौरा थे, उसकी आंखें जैसे स्याह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग से ब्लाउज का गला बहुत गहरा था। होंठ तरबूजी रंग के और उसी रंग की नैन पॉलिश लगाए थे। वो बिल्कुल उसी अमेरिकी इश्तेहार की मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट भर लंबी लग रही थी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच होंगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, उसकी कमर तो ऐसी कि छल्ले में पिरो लो। भैया कुछ गुमसुम बैठे थे। भाभी उन्हें कुछ ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली और तौलते हुए परिंदे को घूरती है, और जैसे ही पर फड़फड़ाए बढ़कर दबोच ले। उनका चेहरा तमतमा रहा था, होंठ भिजे हुए थे, नथुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उनकी पीठ पर धम से कूदा। वो हमेशा उनकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता जैसे वो गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा ही हंस दिया करती थी, मगर आज उन्होंने चटाक चटाक 2-4 चाटे जड़ दिए। शबनम परेशान हो गई। अरे अरे रोकिए ना, उन्होंने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सावार है आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा। इंट्रोडक्शन कराना हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता है, फिर भाभी का किसी से इंट्रोडक्शन कराना अजीब सा लगता है। वो तो सूरज से ही घर की बहू लगती हैं। शबनम की बात पर हम सब कह कहा मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर चल दी। अरे ये तो हमारी भाभी हैं, मैंने भाभी को धम से जाते हुए देखकर कहा। भाभी? शबनम हैरत ज़दा होकर बोली। इनकी भैया की बीबी। ओह, उसने संजीदगी से अपनी नजरें झुका ली। मैं तो समझी उसने बात अधूरी छोड़ दी। भाभी की उम्र 23 साल है, मैंने वजाहत से स्पष्टता की। मगर डोंट बी सिली। शबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम, ओह जहालत। नहीं, भाभी ने मार्टेस से 15 साल की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज किया था। तुम्हारा मतलब ये मुझसे 3 साल छोटी है? मैं 26 साल की हूँ। तब तो कतई छोटी है। उफ। और मैं समझी ये तुम्हारी मम्मी है। दरअसल मेरी आंखें कमजोर है, मगर मुझे ऐनक से नफरत है। बुरा लगा होगा ना उन्हें? नहीं, भाभी को कुछ बुरा नहीं लगता, बेचारी। कौन? भाभी? न जाने मैंने क्यों कहा। भैया अपनी बीवी पर जान देते हैं, सोफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारी की बहुत बचपन में शादी कर दी गई, 25-26 साल के थे। मगर मुझे मालूम भी ना था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती हैं। शबनम ने हिकारत से मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा हर अंदाज़ा गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर पसंद किया था, तब शादी हुई थी। मगर जब वो कमल के फूल जैसी बेहद ही नाजुक और हसीन थी। फिर ये क्या हो गया? शादी के बाद होता क्या? भाभी अपने घर की मलिका है, बच्चों की मलिका है, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। दूसरे भैया को सूखी माई लड़कियों से घिन आती है। मैंने जानकर शबनम को चोट दी, पर वो बेवकूफ न थी। भाई चाहे कोई मुझे प्यार करे या ना करे, मैं किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी ना बनूं। और मुआफ करना, तुम्हारी भाभी कभी खूबसूरत नहीं होंगी, मगर अब तो ओह। उसका नजरिया भैया से अलग था। मैंने बात टाल दी। अब वो बल खाती, सीधी सुडोल टांगों को आगे पीछे झुलाती, नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी। भैया बरामदे में खड़े थे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे, जैसे किसी ने उनकी जलती हुई आग रख दी हो। चिड़िया की तरफ फुदक कर वो मुंडेर को फलांग गई। पल भर को पलटकर उसने अपनी शरबती आंखों से भैया को तोला और छलावे की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लान पर झुकी हुई तकिया आदि समेट रही थी, मगर उसने एक नज़र न आने वाला तार देख लिया जो भैया और शबनम के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की से देखा, शबनम फूला हुआ स्कर्ट और सफ़ेद खुले गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ संबा नाच रही थी। उनका नन्हा सा पिकनिक कुत्ता टांगों में उलझ रहा था। वो ऊंचे ऊंचे कह कहे लगा रही थी। उनकी सुडोल सांवली टांगें हरी हरी घास पर थिरक रही थी। काले रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी।
उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रखकर मुझे चिढ़ाया। मैंने भी जवाब में घूंसा दिखा दिया, मगर फौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके ऐसा मालूम हुआ कि वो इशारा वो मेरी तरफ नहीं कर रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरह खड़े गुद्दी सहला रहे थे और वो उन्हें मुंह चिढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर में बल पड़े हुए थे, कूल्हे मटक रहे थे, बाहें थरथरा रही थी, होंठ एक दूसरे के जुदा लरज रहे थे। उसने सांप की तरह लप से जुबान निकालकर अपने होंठों को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थीं और वो खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरे दिल में आया कि भैया की धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवाकर बावर्ची को दे रही थी। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या जरूरत थी? इन्हें तो शबनम जैसे कांटों से नफरत थी। इन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी। फिर वो उसे खड़े तक रहे थे। ऐसी भी क्या बेसुधी कि उनका जिस्म संबा की ताल पर लरज रहा था और उन्हें ना खबर थी। इतने में बॉय चाय की ट्रे लेकर लान पर आ गया। भैया ने हम सबको आवाज़ दी। बॉय ने कहा, भाभी को भेज दो। रसमन शबनम को भी बुलाना पड़ा। मेरा तो जी चाह रहा था कतई उनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ जाऊं, मगर जब वो मुन्ने को पद्दी पर चढ़ाए मुंडेर फैलाकर आई तो न जाने क्यों मुझे वो कतई मासूम लगी। मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुए था और वो घोड़े की चाल उछलती हुई लान पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ से उतारना चाहा, मगर वो चिमट गया। अभी और थोड़ा चलें आंटी। नहीं बाबा, आंटी में दम नहीं है, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से भैया मुन्ने को उतारकर मुंह पर एक चाटा लगाया। एकदम तड़पकर शबनम ने उसे गोद में उठा लिया और भैया के हाथ पर जोर का थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आती? इतने बड़े ऊंट के ऊंट छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हैं? भाभी को आता देखकर उसने मुन्ने को गोद में दे दिया। उनका थप्पड़ खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितने जोर से थप्पड़ मारा है मेरे बच्चे को। कोई मारता तो हाथ तोड़कर रख देती। उसे शरबत की कटोरियों में जहर घोलकर भैया को देखा। फिर हंस रहे हैं बेहया। दम भी है जो हाथ तोड़ूंगी। भैया ने उसकी कलाई मरोड़ी। वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया ने कांप कर उसे छोड़ दिया। वो हंसते हंसते जमीन पर लौट गई। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रहीं। वो बिल्कुल कमसिन छोकरियों की तरह चुगले कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थी। आप समझे होंगे शबनम के वजूद से डरकर उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी होगी। जी कतई नहीं। वो तो पहले से भी ज्यादा मैली रहने लगी, पहले से भी ज्यादा खाती। हम सब तो हंस ज्यादा रहे थे, मगर वो सर झुकाए निहायत तन्मयता से केक उड़ाने में मसरूफ थी। चटनी लगा लगा कर भजिए निकल रही थी। सिके हुए टोस्टों पर ढेर सा मक्खन लगाकर खाई जा रही थी। भैया और शबनम को देखकर हम सब भी परेशान। शायद भाभी भी फिक्रमंद होंगी। उन्होंने अपनी परेशानी को मुर्गन खानों में दफन कर रही थी और उन्हें हर वक्त खट्टी डकारें आया करती थी। वो मगर वो चूरन खाकर पुलाव कोरमा हजम करती थी। वो सहमी नजरों से भैया और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और भी जवान लगने लगे थे। शबनम के साथ वो सुबह शाम समंदर में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहने औरतों से सख्त नफरत थी। एक दिन हम सब समंदर में नहा रहे थे। शबनम 2 धज्जियां पहने नागिन की तरह पानी में बलखा रही थी। इतने में भाभी, जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी, आ गई। भैया शरारत के मूड में तो थे ही। दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और हम सब ने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई तो भैया बहुत शरारती हो गए थे। एकदम से वो दांत किचकिचाकर भाभी को हम सबके सामने भींच लेते, उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वो हाथों में बोबल मछली की तरह फिसल जाती। फिर वो खिसिया कर रह जाते, जैसे कल्पना में वो शबनम को ही उठा रहे थे। भाभी लज्जित होकर फौरन पुडिंग से कोई और मजेदार डिश तैयार करने में चली जाती। उस वक्त जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वो गठरी की तरह लुढ़क गई। उनके कपड़े जिस्म पर चिपक गए और उनके जिस्म का सारा भोंडापन भयानक तरीके से उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने रजाई लुपेट दी है। कपड़ों में भी वो इतनी भयानक मालूम होती थी। ओह, कितनी मोटी हो गई हो तुम, भैया ने कहा। उफ, तोन तो देखो, बिल्कुल गामा पहलवान मालूम हो रही हो। 4 बच्चे होने के बाद कमर। मेरे भी तो 4 बच्चे हैं। मेरी कमर तो डनलप पिल्लों का गद्दा नहीं बनी।
उन्होंने अपने सुडेल जींस को ठोक बजाकर कहा। और भाभी मुंह थुताए भीगी मुर्गी की तरह पार मारती, झुरझुरियां लेती, रेत के गहरे गहरे गड्ढे बनाती, मुन्ने को घसीटती चली गईं। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियां देने लगे। जब नहाकर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तरह जमा रही थीं। उनके होंठ सफ़ेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख थीं। गटारचे की गुड़िया जैसे मोटे मोटे गाल सूजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेइंतहा गमगीन थी, लिहाजा बड़ी तेजी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने में जुटी हुई थी। शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसे फरेरी जैसे खुबानियां न हो सांप और बिच्छू हों। जहर है जहर, उसने नफासत से ककड़ी का टुकड़ा कुतरते हुए कहा। और भैया भाभी को घूरने लगे, मगर वो शपाशप मुरब्बा उड़ाती रहीं। हद है, उन्होंने नथुने फड़फड़ाकर कहा। भाभी ने कोई ध्यान ना दिया, करीब करीब पूरी डिश पेट में उड़ेल ली। उन्होंने मुरब्बा शोरबा खाता देखकर ऐसा मालूम होता जैसे वो ईर्ष्या देश के तूफान को रोकने के लिए बंद बांध रही हूँ। खुदा के लिए बस करो, डॉक्टर भी मना कर चुका है, ऐसे भी क्या चटोरापन। भैया ने कह ही दिया। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गईं। भैया का नश्तर चर्बी की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी की फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। खिसकियों और सिसकियों ने जिस्म के ढेर में जलजला पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां किस लतीफ और सुहाने अंदाज में रोती हैं, मगर भाभी को रोते देखकर बजाय दुख के हंसी आती थी, जैसे कोई रुई के भगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा है। वो नाक पोंछती हुई उठने लगी, मगर हम लोगों ने उन्हें रोक लिया और भैया को डांटा। खुशामद करके वापस उन्हें बैठा लिया। बेचारी नाक सुड़कती बैठ गई, मगर जब उन्हें कॉफी में 3 चम्मच शक्कर डालकर क्रीम की तरह हाथ बढ़ाया तो एकदम ठिठक गई। सहमी हुई नजरों से शबनम और भैया की तरफ देखा। शबनम बमुश्किल अपनी हंसी रोके हुए थी। भैया मारे गुस्से के रुआसे हो रहे थे। वो एकदम भन्ना कर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए। उसके बाद हालात और बिगड़े। भाभी ने खुल्लम खुल्ला ऐलाने जंग कर दिया था। किसी जमाने में भाभी का पठानी खून बहुत गर्म था, जरा सी बात पर हाथापाई पर उतर आया करती थी। भैया से गुस्सा होकर बजाय मुंह फुलाने के वो खूंखार बुल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती थी। उनका मुंह खसोट डालती, दांतों से गिरेबान की धज्जियां उड़ा देती और फिर भैया उन्हें बाहों में भींचकर बेबस कर देते और वो उनके सीने में लगकर प्यासी डरी हुई चिड़िया की तरह फूट फूट कर रोने लगती और फिर मिलाप हो जाता। झेपी खिसियानी वो भैया के मुंह पर लगे हुए खुराचों पर प्यार से टिंचर लगा देती, उनके गिरेबान को रफू कर देती और मीठी मीठी शुक्रगुजार आंखों से उन्हें ताकती रहती। ये तब की बात है जब भाभी हल्की फुल्की तीतरी की तरह तर्रार थी। लड़ती हुई छोटी सी पश्चिमी बिल्ली मालूम होती थी। भैया को उन पर गुस्सा आने के बजाय शिद्दत से प्यार आता, मगर अब उन पर गोश्त ने जिहाद बोल दिया था। वो बहुत ठंड पड़ गई थी। उन्हें अव्वल तो गुस्सा ही ना आता, अगर आता तो फौरन इधर उधर के काम में लगकर भूल जाती। उस दिन उन्होंने अपनी भारी भरकम डील डॉल को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। सिर्फ भैया उनके बोझ से धक्का खाकर दीवार से जा चिपके। रूई के गट्ठर को यूं लुढ़कते देखकर उन्हें सख्त घिन आई। न गुस्सा हुए न बिगड़े, अलमदा उदास सर झुकाए कमरे से निकल भागे। भाभी वहीं पसर कर रोने लगी। बात और बढ़ी। एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले जाने लगे। तुफैल भाभी के चचाजाद भाई थे। भैया उस वक्त शबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तुफैल ने शाम तक इंतजार किया, वो न आए तो मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तैयार कर लिया। जाने से पहले भैया घड़ी भर को खड़े खड़े आए। दिल्ली के मकान मैंने इनके मेहर में दिए हैं। उन्होंने रुखाई से तुफैल से कहा। मेहर? भाभी थरथर कांपने लगी। हाँ, तलाक के कागजात वकील के जरिए पहुंच जाएंगे। मगर तलाक का क्या जिक्र है? इसी में बेहतरी है। मगर बच्चे? ये चाहे तो उन्हें ले जाएं, वरना मैंने बोर्डिंग में इंतजाम कर लिया है। एक चीख मारकर भाभी भैया पर झपटी, मगर उन्हें खसोटने की हिम्मत ना हुई। सहम कर ठिठक गई और फिर भाभी ने अपनी नारित्व की पूरी तरह बेआबुराई कर डाली। वो भैया के पैरों पर लौट गई, नाक तक रगड़ डाली। तो मुझसे शादी कर लो, मैं कुछ ना कहूंगी, मगर खुदा के लिए मुझे तलाक ना दो। मैं यूं ही जिंदगी गुजार दूंगी, मुझे कोई शिकायत ना होगी। मगर भैया ने नफरत से भाभी के थुल थुल करते जिस्म को देखा और मुंह मोड़ लिया।
मैं तलाक दे चुका हूँ, अब क्या हो सकता है। मगर भाभी को कौन समझाता, वो बिलबिलाए चली गई। बेवकूफ, तुफैल ने एक ही झटके में भाभी को जमीन से उठा लिया। गधी कहीं की, चल उठ, और वो उसे घसीटते हुए ले गए। क्या दर्दनाक समा था। फूट फूट कर रोने में हम सब भाभी का साथ दे रहे थे। अम्मा खामोश एक एक का मुंह ताक रही थी। अब्बा की मौत के बाद उनकी इस घर में कोई हैसियत न रह गई थी। भैया खुद मुख्तार थे, बल्कि हम सबके सरपरस्त थे। अम्मा उन्हें बहुत समझा समझा कर हार चुकी थी। उन्हें इस दिन की अच्छी तरह खबर थी, मगर क्या कर सकती थी। भाभी चली गई। फिजा ऐसी खराब हो गई कि भैया और शबनम भी शादी के बाद हिल स्टेशन चले गए। 7-8 साल गुजर गए, कुछ ठीक से अंदाज़ा नहीं। हम सब अपने घरों की हुई। अम्मा का इंतकाल हो गया, आशियाना उजड़ गया, भरा हुआ घर सुनसान हो गया, सब इधर उधर उड़ गए। 7-8 साल पंख झपकते न जाने कहाँ गुम हो गए। कभी साल 2 साल में भैया की कोई खैर खबर मिल जाती। वो ज़्यादातर हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों की चक फेरियों में उलझे रहे। मगर जब उनका खत आया कि वे मुंबई आ रहे हैं, तो भूला बिसरा बचपन फिर याद आ गया। भैया ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह लिपट गए। शबनम मुझे कहीं नजर ना आई। उनका सामान उतर रहा था। जैसे ही भैया से उसकी खैरियत पूछने को मुड़ी, धप से एक बजनी हाथ मेरी पीठ पर पड़ा और कई मन का गर्म गर्म गोश्त का पहाड़ मुझसे लिपट गया। भाभी? मैंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की में झूल कर देखा। जिंदगी में मैंने शबनम को कभी भाभी ना कहा था। वो लगती भी तो शबनम ही थी, लेकिन आज मेरे मुंह से बेइख्तियार भाभी निकल गया। शबनम की फुहार उन चंद सालों में गोश्त और पोस्त का लोंदा कैसे बन गई। मैंने भैया की तरफ देखा। वो वैसे ही दराज कद और छरहरे थे। 1 तोला गोश्त ना इधर ना उधर। जब भैया ने शबनम से शादी की तो सभी ने कहा था शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की है। भाभी तो ये मैंने शहजाद को हमेशा ही भाभी कहा। हाँ, तो शहजाद भोली और कमसिन थी, भैया के काबू में आ गई थी। ये नागिन इन्हें डस कर बेसुध कर देगी, इन्हें मजा चखाएगी। मगर मज़ा तो लहरों को सिर्फ चट्टान ही चखा सकती है। बच्ची बोर्डिंग में है, छुट्टी नहीं थी उनकी। शबनम ने खट्टी डकारों से भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से उस गोश्त के ढेर में उस शबनम को फुहार को ढूंढ रही थी, जिसने शहजाद के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में नई आग भड़का दी थी। मगर ये क्या, उस आग के भस्म हो जाने के बाद भैया तो और भी सच्चे सोने की तरह तपकर निखर गए थे। आग खुद अपनी तपिश से भस्म होकर राख का ढेर बन गई थी। भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम तो झुलसी हुई टसियाली राख थी। उसका सांवला कुंदनी रंग मरी हुई छिपकली के पेट की तरह जर्द हो चुका था। वो शरबत खुली हुई आंखें गंदली और बेरौनक हो गई थी। पतली नागिन जैसी लचकती हुई कमर का कहीं दूर दूर तक पता न था। वो मुस्तकिल तौर पर हामिला मालूम होती थी। वो नाजुक नाजुक नचकीली शाखों जैसी बाहें मुग्दर की तरह हो गई थी। उनके चेहरे पर पहले से ज़्यादा पाउडर थुपा हुआ था। आंखें मस्करा से लिथड़ी हुई थी। भवे शायद गलती से ज़्यादा नुच गई थी, तभी इतनी गहरी पेंसिल घिसनी पड़ी थी। इसके बाद भाभी, जो कभी शबनम थी, उसकी तरह लगने लगी थी। और इसके बाद हम सब भैया रिट्स में ठहरे थे। रात को डिनर पर हम सब भी वहीं पहुंच गए। कैबरे अपने पूरे शबाब पर था। मिस्री हसीना अपनी छाती जैसे पेट को मरोड़ियाँ दे रही थी। उनके कूल्हे दायरों से लचक रहे थे। सुडोल मरमरी बाजू हवा में थरथरा रहे थे। बारीक शिफॉन से उसकी रुपहली टांगे हाथी दांत के तराशे हुए स्तूनों की तरह फड़क रही थी। भैया की भूखी आंखें उसके जिस्म पर बिच्छुओं की तरह रेंग रही थी। वो बार बार अपनी गुद्दी पर अनजानी चोट सहला रहे थे। भाभी, जो कभी शबनम थी, मिस्री रक्कासा की तरह लहराती हुई बिजली थी, जो एक दिन भैया के होशो आवाज पर गिरी थी, आज रेत की ढेर की तरह भसकी बैठी थी। उसके मोटे मोटे गालों पर खून की कमी और मुश्किल स्थायी बदहजमी की वजह से पीलेपन की ओर अग्रसर हो रहे थे। नियॉन लाइट्स की रोशनी में उसका रंग देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी अनजाने नाग ने डस लिया हो। मिस्री रक्कासा के कूले तूफान मचा रहे थे। भैया की दिल की नाव उस भंवर में चक फेरियां खा रही थी। 5 बच्चों की माँ शबनम, जो भाभी बन चुकी थी, सहमी सहमी नजरों से उन्हें देख रही थी।
ध्यान बटाने के लिए वो तेजी से भुना हुआ मुर्ग हड़प कर रही थी। ऑर्केस्ट्रा ने एक भरपूर सांस खींची। सांस का रहा है, ड्रम का दिल गूंज उठा। मिस्री रकासा की कमर में आखिरी झकोले के लिए निडाल होकर मरमरी फर्श पर फैल गई। हाल तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया को ढूंढ रही थी। बैरा तरोताजा रस भरी और क्रीम का जग ले आया। बेख्याली में शबनम में प्याला रस भरियों से भर लिया। उसके हाथ लरज रहे थे। आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकनियां भर रही थी। भीड़ भाड़ से दूर हल्की हदेर बालकनी में भैया खड़े मिस्री रक्कासा पर सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी रहस्यमयी निगाहें रक्कासा की नशीली आंखों में उलझ रही थी। शबनम का रंग उड़ा हुआ था और वे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ की तरह गुमसुम बैठी थी। शबनम को अपनी ओर ताकता देखकर भैया रक्कासा का बाजू थामे अपनी मेज पर लौट आए और हमारा तारुफ कराया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रक्कासा ने लजक कर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदान जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहा हो। रक्कासा स्तब्ध रह गई, जैसे उसकी जीवन संगनी को ही नहीं खुद उनकी लाश को खून से लथपथ देख लिया हो। वो भयभीत होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में समोकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नज़र में लाखों फसाने पोशीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान, जहाँ जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियाँ रस्म और रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं। काबिले परशिस्त हैं वो लोग और काबिले रहम भी हैं जो ऐसी ऐसी सजाएं भुगतते हैं। मेरी शबनम भाभी ने रक्कासा की निगाहों में ये सब पढ़ लिया। उसके हाथ कांपने लगे। परेशानी छुपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रसभरियों पर उड़ेल दिया और जुट गई। प्यारे भैया, हैंडसम और मजलूम, सूरज देवता की तरह हसीन और रोमांटिक, शहद भरी आंखों वाले भैया चट्टान की तरह अटल, एक अमर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक लहर चूर चूर कर उनके कदमों पर पड़ी दम तोड़ रही थी। दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बेकरार थी। इस प्रकार इस कहानी का समापन हुआ। ये मेरी सबसे पसंदीदा लेखिका की कहानी है। मैं बहुत पसंद करती हूँ, मुझे इनकी सारी कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। और अगर आपको और भी इस्मत चुगताई आपा की कहानियाँ सुननी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।